Hello everyone, this is Dr. Jeeta Singh. Today I will teach you Economics, first unit, first semester for Law Honors. Students, फर्स्ट यूनिट को हमने सिलेबस 5 लेक्चर में कवर करना है. सबसे पहले लेक्चर में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे. सेकंड लेक्चर में हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे. थर्ड लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स एंड लॉ रिलेशन को डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं लाइक ब्लैक मनी, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एसेट्रा एसेट्रा. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स बुक किसने पब्लिश की थी, किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. तो इकोनॉमिक्स की बुक फर्स्ट ऑफ ऑल कौटिल्य ने लिखी थी, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है. एक्चुअली जिस टाइम पीरियड में चाणक्य ने मीन्स कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स बुक पब्लिश की थी, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन्होंने इकोनॉमिक्स बुक को पॉलिटी से कनेक्ट कर दिया था, रिलेट कर दिया था. दैट्स वाई हम कौटिल्य को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसीडर नहीं करते हैं. लेकिन 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से रिलेट किया. दैट्स वाई हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं. तो चलिए हम फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लेक्चर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. नेचर, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं. तो इकोनॉमिक्स का जो नेचर है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. मीन्स इकोनॉमिक्स का जो नेचर है, कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है कि जो इकोनॉमिक्स है साइंस का सब्जेक्ट है, कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो आर्ट का सब्जेक्ट है. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस एंड आर्ट दोनों ही है. बट कैसे, आई विल प्रूफ यू. जो इकोनॉमिक्स है उसमें साइंस का सब्जेक्ट कैसे है. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो साइंस है वो कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करता है, और जो भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं साइंस में वो एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं. इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी हम जो भी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं वो सारी की सारी एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स के साथ करते हैं, प्रेडिक्शंस के साथ करते हैं, फोरकास्टिंग के साथ करते हैं, एंड कुछ मेजरमेंट के लिए टूल्स भी यूज़ करते हैं. तो चलिए हम वन बाय वन आपको बता दें कि जो फर्स्ट प्रेडिक्शंस है, मतलब जो साइंस है वो साइंस क्यों है. तो आपने देखा होगा कि जो साइंस है वो कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स पे पूरा डिपेंड है. लाइक अगर हम किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हैं तो साइंस ये बताता है ग्रेविटेशन फोर्स के माध्यम से वो डाउन साइड आता है. तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, कॉजेज़ है. एंड साइंस में इफ़ेक्ट्स क्या है, उसका जो रिजल्ट है, इफ़ेक्ट्स क्या है, डाउन साइड आना. इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें कि जो कॉजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो कैसे एप्लीकेबल होंगी. तो इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस वेरी करता है देन उसका क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है देन सडन उसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज करेगा. इसी तरह से अगर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, जो प्रेडिक्शन होता है साइंस में, अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, फोरकास्टिंग किए जाते हैं, वो 100% राइट होते हैं. जैसे अगर मौसम विभाग प्रेडिक्शन करता है कि अगले 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश होगी, तो प्रेडिक्शंस राइट होते हैं. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी प्रेडिक्ट किए जाते हैं और फोरकास्टिंग किया जाता है, वो भी 100% राइट कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली होता है. तो इसमें जो प्रेडिक्शन किया जाता है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है या प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम देखें कि हमारी कंट्री की जो कंडीशन है, वहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो डाउन है, तो आने वाले टाइम में या फॉर फ्यूचर ग्रोथ रेट की कंडीशन भी क्या होगी. तो ये हम इकोनॉमिक्स में बताते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं. अब हम आपको ये बता दें कि जो साइंस है, साइंस में मेज़रमेंट करने के लिए बेसिकली
टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे किसी पर्सन की अगर बॉडी का टेम्परेचर में देखना है, मेज़र करना है, तो उसके लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। अगर साइंस में हम देखें कि अगर एयर के प्रेशर को मेज़र करना है तो उसके लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें फॉर मेज़रमेंट करने के लिए, तो मेज़रमेंट करने के लिए इकोनॉमिक्स में मनी को एज अ टूल्स यूज़ किया जाता है। तो मनी को कैसे यूज़ किया जाता है, टेल यू लेटर। तो इस तरह से हम आपको बता दें कि जो इकोनॉमिक्स है वो भी साइंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स आर्ट का भी सब्जेक्ट है। बहुत सारी इकोनॉमिक्स ने बोला कि इकोनॉमिक्स आर्ट का भी है, जैसे मार्शल जी ने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है आर्ट का सब्जेक्ट है। अब आर्ट कैसे है, आर्ट क्यों है, कैसे है? आप सभी जानते हैं कि आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आर्टिस्टिक वे में कलात्मक ढंग से रिप्रेजेंट करना। अगर आप इकोनॉमिक्स में बात करें, किसी भी थ्योरी को ले लीजिए, किसी भी बेसिकली थ्योरी को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर होता है डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली उसमें डेफिनेशन होगी, उसके कुछ एग्जाम्पशंस होंगे, उसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी होगा, और इस तरह से उसके कुछ कंक्लूजन्स भी होंगे और कुछ एक्सेप्शंस भी दिए होते हैं। तो इस तरह से हर थ्योरी में सारी की सारी चीज़ों को इन कंसाइज वे इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को एज अ आर्ट भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप। इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक का जो स्कोप है उसे हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 पार्ट, फर्स्ट कंजम्पशन, सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड एक्सचेंज, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिफ्थ पब्लिक फाइनेंस। कंजम्पशन क्या बताता है, आई टेल यू। जो कंजम्पशन है वो इकोनॉमिक्स में ये बताता है कि कोई भी कंज्यूमर उसका मेन मोटो क्या होता है। तो आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में अगर हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर की, तो कोई भी कंज्यूमर जिसका मेन मोटो होता है कम प्राइस देकर मैक्सिमम चीज़ों को परचेज करना और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना, ये होता है कंजम्पशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्शन जो है वो क्या बताता है। तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किससे रिलेट करता है, प्रोड्यूसर से। और प्रोड्यूसर का जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर का मेन मोटो होता है मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना एंड सेटिस्फैक्शन गेन करना। नेक्स्ट एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, विनिमय करना। तो आप सभी जानते हैं कि जब आपको कोई चीज़ लेना होता है तो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी यूज़ करते हैं। मनी को देख के अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परचेज करते हैं, ये हम एक्सचेंज में पढ़ते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हम प्रेजेंट टाइम में मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, बट एट आपको बता दूं कि जो आपका पास्ट में था या एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो एंशिएंट टाइम में किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए बार्टर सिस्टम ट्रेंड में था। बार्टर सिस्टम मीन्स वस्तु विनिमय प्रणाली। हमें अगर किसी चीज़ को परचेज करना होता था, लेना होता था, तो उसके बदले में हमें वस्तु को देना होता था, दैट वुड बी बार्टर सिस्टम। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में जो 4 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, उनको नेशनल इनकम का जो पार्ट दिया जाता है वो किस किस वे में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें नेशनल इनकम का पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपका लैंड है, देन लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को जो नेशनल इनकम का पार्ट है वो दिया जाता है एज अ रेंट दिया जाता है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल को हम इंटरेस्ट के रूप में पे करते हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेबर की तो लेबर को हम एज अ वेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस मीन्स पब्लिक फाइनेंस में हम 2 चीज़ें
स्टडी करेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो कि कहाँ से इनकम जनरेट करती है, कहाँ से इनकम अडॉप्ट करती है और उस इनकम को कहाँ पे खर्च करती है। अगर हम बात करें पब्लिक फाइनेंस में इनकम की, तो गवर्नमेंट को जो इनकम जनरेट होती है वो मोस्टली टैक्सेस से होती है, और उस टैक्सेस से जो इनकम जनरेट होती है उसे वो कहाँ कहाँ खर्च करती है, ये हम पब्लिक फाइनेंस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट माइक्रो, सेकेंड मैक्रो। अब माइक्रो क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की स्टडी बहुत ही स्मॉल वे में करते हैं, किसी चीज़ की जब हम स्टडी सूक्ष्म करते हैं, मीन्स 1 यूनिट की स्टडी करते हैं, दैट वुड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स या एग्रीगेट लेवल पे किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, दैट वुड बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स में हमने डेफिनेशंस को 4th डेफिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट, wealth oriented definitions. It was given by Adam Smith in 1776. अब एडम स्मिथ ने अपनी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में क्या कहा है, तो बता दूं कि एडम स्मिथ ने अपनी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में ये बताया है कि जो आपके कंट्री में जो भी जनरेशन है या हमारी जो नेशंस है, वहाँ पे हम वेल्थ को कैसे जनरेट करें, कैसे प्रोड्यूस करें, ये हमारी इकोनॉमिक्स बताती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कुछ पॉइंट में फोकस किया है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो एडम स्मिथ है वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स में डिफरेंस बताया है, और इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ओनली टेंजिबल गुड्स को ही एक्सप्लेन किया है, इनटेंजिबल गुड्स को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आपको बता दूं कि टेंजिबल गुड्स क्या होते हैं। टेंजिबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, एंड इनटेंजिबल गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम सर्विसेज टच नहीं कर सकते हैं, सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस, एसेट्रा एसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल इन 1890, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बता दूं कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन सबसे पहले जे वेंथम ने दिया था, दान मार्शल ने इसे डेवलप किया था, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, पीगू एंड पैरेटो, मार्शल एंड वर्गसन, एरो, कॉल्डोर, हिक्स, एसेट्रा एसेट्रा। तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में हम सिर्फ मार्शल के थॉट्स पे फोकस करेंगे कि मार्शल ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में क्या कहा है। तो मार्शल ने ओनली भौतिक वेलफेयर की बात की है, मटेरियल वेलफेयर की बात की है, और इन्होंने एक तरह से इन्होंने नॉर्मेटिव साइंस के बारे में भी फोकस किया है, आर्ट्स के बारे में भी फोकस किया है। अगर हम मार्शल की डेफिनेशन पे फोकस करें तो मार्शल ने एक सोशल मैन की स्टडी किया है अपनी डेफिनेशन में। अब सोशल मैन क्या होता है? सोशल मैन वो मैन होता है जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, और अकॉर्डिंग टू मार्शल अगर कोई व्यक्ति पागल है, दिवालिया है, अगर कोई व्यक्ति रॉबरी कर रहा है, डकैत है, अगर कोई व्यक्ति साधु सन्यासी है, सेंट है, तो उसे भी हम इकॉनमी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम एक सन्यासी की बात करें, साधु की बात करें, तो उसका दूर दूर तक इकॉनमी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पागल की बात करें तो कोई भी पागल पर्सन मेंटली राइट नहीं होता है, वो कोई भी डिसीजन लेने के लायक नहीं होता है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है वो आपकी प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है इन 1932 एन एसे ऑन दी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में फोकस किया है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स
वो इकोनॉमिक्स है मीन्स पॉजिटिव साइंस में प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग हम व्हाट इज़ की स्टडी करते हैं। मीन्स रॉबिन्स का कहना है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कोई कि वो ये बता सके कि व्हाट ऑट टू बी या क्या होना चाहिए के बारे में भी बता सकें। उनका कहना ये था कि हमें सिर्फ थ्योरी देने से मतलब है, वो थ्योरी कहाँ पे अप्लाई हो रही है कहाँ नहीं हो रही है इसे बताने का कोई मतलब नहीं है। जबकि मार्शल ने बोला था नॉर्मेटिव साइंस को बताते हुए कि अगर कोई बंदा कोई भी प्रॉब्लम बताता है तो सॉल्यूशन भी वही बताएगा। दैट्स व्हाई नॉर्मेटिव साइंस के बारे में मार्शल ने डिस्कस किया है। अब जो स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो 3 पॉइंट पे फोकस करती है। पहला इन्होंने बताया है कि जो पीपल्स होते हैं उनकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। सेकंड पॉइंट बताया है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है लाइक मनी है मीन्स है वो पर्सन के पास लिमिटेड होता है। थर्ड इन्होंने बताया कि जो मनी है जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूज़ पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया कि लोगों के पास चॉइस की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। चॉइस अगर आपके पास बहुत सारे वांट्स हैं बहुत सारी डिज़ायर्स हैं तो आप किस डिज़ायर को सबसे पहले फुलफ़िल करें इसकी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो इसके लिए रॉबिन्स ने बताया कि जो ज़्यादा डिज़ायर हमारी ज़रूरत की चीज़ है जो ज़्यादा नीडी है उस वांट्स को हम पहले फुलफ़िल करेंगे एंड अदर लास्ट। इस तरह से इन्होंने स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर सैमुएलसन इन फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस इन 1947। अब आपको बता दूं कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है वो जिसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर सोसाइटी में चॉइस की प्रॉब्लम जनरेट होती है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सैमुएलसन ने बताया कि अगर हम ट्रांसिटिविटी के बेसिस पे अगर देखें तो हमारी जो चॉइस की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाउ इट्स पॉसिबल। तो इन्होंने ट्रांसिटिविटी के माध्यम से सकर्मकता के माध्यम से ये बताया कि अगर A ग्रेटर देन B है एंड B ग्रेटर देन C है एंड C ग्रेटर देन D है एंड तो इसका मतलब ये है बेसिकली जो A है वो तीनों से बेस्ट होगा। सॉरी मेरे पास मार्कर नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर चॉइस की प्रॉब्लम है तो इसे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो A अगर ट्रांसिटिविटी के बेसिस पे अगर देखें तो A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C है एंड C ग्रेटर देन D है तो डेफिनेटली जो A है वो उन तीनों में बेस्ट है। ये हमारा ट्रांसिटिविटी थ्योरी बताता है अकॉर्डिंग टू सैमुएलसन। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।